हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं और जैसा कि हमारे चैनल पर वीडियो लगातार चल ही रही है और जैसा कि पहले कि हमने वीडियो डाल रखी हैं परसेंटेज की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेसिक टू एडवांस तक सिखाया है। और भी वीडियो आएँगी। मैंने सोचा बीच में कुछ साइंस की वीडियो डाल दूँ, साइंस के एमसीक्यू करा दूँ, ताकि ये आपको फ़ायदा होगा कि आपको कुछ अगर साइंस का पोर्शन देखने को मिलता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो क्वेश्चन यहाँ से फँस जाएँगे। इससे अलग कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। मैं 2-3 3-4 वीडियो जो भी साइंस की कराऊँगा, अब इससे अलग कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। सब क्वेश्चन यहीं से ही आएँगे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमारी वीडियो कोई भी आपसे मिस ना हो सके। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन कह रहा है, तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? नंबर डी आंसर है इसका। डी की कमी से घेंघा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है हमारा, और किसी की कमी से नहीं होता है। नाइट्रोजन की कमी से नहीं, कैल्शियम की कमी से नहीं, फास्फोरस की कमी से नहीं। जब आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे गले पे एक मतलब गले का एक बहुत ज़्यादा भाग फूल जाता है, तो उसी को ही घेंघा रोग कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित होता है? यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका नियम किसने दिया था? ये पूछा है हमारे पास, ठीक है? तो उसका नियम जो दिया था वो दिया था फेराडे ने। किसने दिया था? फेराडे ने दिया था वो नियम, ठीक है? फेराडे ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। हुक ने दिया था? नहीं दिया था। न्यूटन ने नहीं दिया था। आइंस्टीन ने नियम दिए थे, बट कुछ और नियम दिए थे, ये नियम नहीं दिया था, ठीक है? तो हम आगे चलते हैं। यानी कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित होता है? फैराडे के नियम पर आधारित होता है। किसके नियम पर आधारित होता है? फैराडे के नियम पर आधारित होता है, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? किसमें? रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? जो रडार सिस्टम होता है उसमें जो कुछ तरंगे जो होती हैं वो कौन सी तरंगे उपयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन नंबर बी होता है इंफ्रारेड तरंगे, ऑप्शन नंबर सी होता है इंफ्रासोनिक तरंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन कौन सा होता है? सूक्ष्म तरंगे। किसका मतलब होता है? सूक्ष्म तरंगे। यानी कि जो रडार सिस्टम में जो उपयोग की जाती है वो कौन सी तरंगे की जाती है? सूक्ष्म तरंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे किससे मापी जाती है? यानी कि अगर कोई चक्का उड़ रहा है ऊपर, तो उसकी प्रति सेकंड जो घूर्णन है, घूर्णन की चाल है, वो किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? नंबर ए बैरोमीटर, नंबर दो एनीमोमीटर, नंबर सी है हाइग्रोमीटर, और नंबर सी स्ट्रोबोस्कोप, यानी कि स्ट्रोबोस्कोप से नापी जाती है, ठीक है? उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन कैसे नापी जाती है? बोस्कोप, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो कौन सा है परजीवी का वाहक प्लाज्मोडियम? ये वाहक है हमारा मच्छर का वाहक है, मच्छर वाहक है। निकले प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा होता है? मच्छर होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर पहला दे रखा है इन्होंने फिजिकल इक्वेशंस, यानी कि भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस, और प्रतिवर्ती अभिक्रिया, और इनमें से कोई नहीं। यानी कि इन दो तीनों में से अब आंसर है हमारा। कौन सा आंसर बैठेगा? आप लगाइए। तो इसका आंसर बैठेगा बी नंबर, रासायनिक अभिक्रिया। देखो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और भौतिक अभिक्रिया कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है? रासायनिक अभिक्रिया
लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया। देखो रासायनिक अभिक्रिया में जो है चीज वापस नहीं आती है। अगर लोहे पर जंग लग गई तो उस जंग को दोबारा लोहा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जैसे पानी से बर्फ बनाया जा सकता है और बर्फ से फिर पानी बनाया जा सकता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? भौतिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब मान लिया कोई चीज ऐसी है जिससे एक चीज तो बन जाती है लेकिन दोबारा वही चीज में नहीं वापस आए, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। और जो दोबारा उसी चीज में वापस भी आ जा तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम भौतिक अभिक्रिया। यानी कि ये जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? कितनी होती है पृथ्वी की घूर्णन की जो गति होती है वो कितनी होती है? हमें पता होना चाहिए कितनी होती है। 28 किलोमीटर प्रति मिनट। 28 किलोमीटर प्रति मिनट जो होती है पृथ्वी के घूर्णन की गति होती है। 28 किलोमीटर प्रति मिनट। 28 किलोमीटर प्रति मिनट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के प्रतिपादन किया था? किसने किया था? डार्विन ने। किसने किया था? हमारे जो डार्विन वैज्ञानिक थे इन्होंने इन्होंने किया था विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डार्विन ने किया था विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, मेरे साथ पढ़ो आप। विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डार्विन ने। हैंड टू हैंड याद होता जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सॉरी सॉरी, एसिटिक अम्ल नहीं, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। कोई किसके? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? बताइए क्या परिवर्तन होता है जंग जब लग जाती है लोहे पर? जंग लगना कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन जंग लग जाती है तो लोहे में क्योंकि भार में क्या परिवर्तन होता है? लोहे का भार कम हो जाता है, लोहे का भार बढ़ जाता है, लोहे का भार समान रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लोहे का भार जो है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब जंग लग जाती है तो लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नंबर 11 क्वेश्चन है किसी यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? किस यंत्र के द्वारा? किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो किस ऊर्जा द्वारा किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल। क्या होता है? फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल जो कि किसमें होते हैं? जो कि सौर प्लेट जो होती हैं उसमें ये लगे हुए होते हैं ये सेल्स, और जो कि हमारे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? यानी कि पृथ्वी केंद्र पर, जो केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है ये पूछ रहा है। तो गुरुत्व केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वो होता है भैया जीरो। ठीक है, जीरो मान होता है। ये बात ध्यान रखना, पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वाकर्षण होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण त्वरण का जो मान होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तापमान कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जो कम तापमान भी नापता है, जो सबसे कम तापमान भी नापता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है? नंबर ए है हाइग्रोमीटर, नंबर 2 है क्रायोमीटर, नंबर 3 है पायरोमीटर, नंबर 4 है टेकोमीटर। यानी कि इनमें से ए बी सी डी में से एक आंसर है। कौन सा आंसर है आपको देखना है? कौन सा है सबसे कम ताप को भी अगर नापता है तो वो है होता है हमारा पास, क्या होता है हमारे पास? क्रायोमीटर। क्या होता है? क्रायोमीटर। ठीक है, ये होता है ऑप्शन नंबर बी, क्रायोमीटर। सबसे कम तापमान को मापने वाला यंत्र किसे कहते हैं? क्रायोमीटर को। किसे कहते हैं? क्रायोमीटर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? यानी कि देखो नंबर एक नंबर है 20 हर्ट्ज से लेकर के 2000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 से अधिक, या फिर 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, देखो एक इसमें हम क्या होता है, तीन प्रकार की तरंग होती है। एक श्रव्य होता है, अपश्रव्य होता है, एक प्रश्रव्य होता है। ठीक है, जो श्रव्य होता है उसे हम सुन सकते हैं। जो श्रव्य देखो एक श्रव्य होता है। ठीक है,
एक अपश्रव्य होता है। अपश्रव्य जो होता है वो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है। श्रव्य जो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। और जो पराश्रव्य होता है वो 20,000 से ऊपर की तरंगे होती हैं। 20,000 से ऊपर की तरंगे होती हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहा है मनुष्य जो सुनता है, मनुष्य जो सुनता है वो श्रव्य तरंगों को सुनता है। श्रव्य तरंगें कौन सी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगे होती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि मनुष्य सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन आएगा? तो कौन आएगा सबसे पहले? भैया तीनों आएंगे सबसे पहले, ये बात ध्यान रखना। कोई भी चीज अगर हम आपस में गिराते हैं, चाहे वो उसका वहाँ वजन मायने नहीं करता, वो अगर हम निर्वात में गिराते हैं, कोई हवा नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है, निर्वात आ रहा है बिल्कुल, तो अगर हम वहां पे गिराते हैं वो तीनों ही तीनों संग गिरेंगी। जैसे अगर हवा चलती है तो कागज उड़ जाता है, लोहा नहीं, लोहा कम वजन हो जाता है, ये सब चीजें हो जाती है। लेकिन अगर निर्वात की हम बात करें तो वो तीनों चीजें एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगी। कोई सी भी चीज गिरा दें, चाहे अगर तीन चार चीजें एक साथ गिराने हैं, तो अगर निर्वात की बात कर रहा है तो तीनों चीजें एक साथ गिरेंगी। यानी निर्वात में लोहा, कागज, पत्थर के टुकड़े के साथ एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आएगा? तीनों ही आएंगे, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या पूछ रहा है, कौन है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो होता है वो होता है सिलिका। सिलिका होता है, ठीक है। सिलिका, क्वार्टर नहीं होता, माइका नहीं होता, सिलिका होता है, ठीक है। कांच का सबसे प्रमुख घटक की बात कर रहा है तो सिलिका होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? जो पदार्थ होता है उसका विज्ञान, उसका जो परमाणु सिद्धांत है वो किसने दिया था? पदार्थ का, जी तो सभी को पता है। देखो पदार्थ का भैया किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। हाई स्कूल की बात है, नाइन्थ की, नाइन्थ में सबको कुछ लिखा हुआ है जी कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? एक अभिकेंद्र बल होता है, एक अपकेंद्र बल होता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखो अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर होता है और अपकेंद्र बल केंद्र से बाहर की ओर। तो वॉशिंग मशीन जो कार्य करती है वो केंद्र से बाहर की ओर करती है, यानी कि अपकेंद्र बल पे कार्य करती है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्र बल पर, ठीक है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्र बल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आघू आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? भैया एसआई इकाई पूछिए, किसकी पूछिए? आघूर्ण बल की। तो आघूर्ण बल की जो होती है वो न्यूटन मीटर होती है। क्या होती है? न्यूटन मीटर। क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है। आघूर्ण बल की जो होती है वो न्यूटन मीटर होती है, ठीक है भैया। आघूर्ण बल की जो एसआई इकाई होती है वो न्यूटन मीटर होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करता है? अल्जाइमर जो होता है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। जो अल्जाइमर होता है, अल्जाइमर रोग होता है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मेरी एक क्लास पढ़ हुई है इस पे, साइंस की, एक क्या बहुत क्लास पढ़ हुई है। उसमें एक तंत्रे का तंत्र वाली क्लास पढ़ हुई है, उसमें सारा कुछ लिखाया है मैंने कि क्या कौन सी बीमारी कहाँ से होती है, ठंडा गर्म दिल, ये सब चीजें, घबराहट, ये सब चीजें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, कहाँ से सोचते हैं हम, क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती क्रिया, मेरी रज्जू, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब चीजें मैंने पढ़ा रखी है। आप चाहें तो पेज पुरानी वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, ठीक है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग में होता क्या है? अल्जाइमर रोग में याददाश्त भूल जाते हैं हम, पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। हमें कुछ करा हमने, हमें कुछ देर बाद ध्यान नहीं रहा वो क्या करा था, तो ये सब बीमारी हो जाती है, इसकी मस्तिष्क से होती है, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो हेमोटोपाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमोटोपाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमोटोपाइसिस, ठीक है। हेमोटोपाइसिस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने साइंस के अपनी इस यूट्यूब चैनल की वीडियो पर डाल रखे हैं, आप वहां से जाकर विजिट कर सकती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है फ्लोरोसेंट कैंप में चौक के उपयोग का मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या है? जो फ्लोरोसेंट कैंप में चौक के उपयोग का मुख्य जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है? विद्युत धारा की प्रवाह को कम करना। जो चौक का मतलब, चौक का उपयोग जो होता है फ्लोरोसेंट कैंप लैंप में, वो क्या होता है? विद्युत धारा को
विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। क्या होता है? विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना, ठीक है? विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना होता है, ठीक है? विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न है, तो उस तत्व को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उस तत्व को भैया? उस तत्व को कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। क्या कहते हैं? स्थानिक कहते हैं। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, देख एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब परमाणु क्रमांक की बात आए तो समस्थानिक, जब परमाणु भार समान हो तो समबारिक, जब परमाणु भार सम हो तो समबारिक, ठीक है? और और परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक का अंतर समान हो, परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक का जब अंतर समान हो तो सम न्यूट्रॉनिक होता है। क्या होता है? सम न्यूट्रॉनिक होता है। सम न्यूट्रॉनिक होता है जब अंतर समान होता है। तो समस्थानिक यानी कि अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो समस्थानिक होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता? यानी कि निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता? तो किनका नहीं होता है भैया? ये होता है कैथोड किरणों का। किसका नहीं होता है? कैथोड किरणों का। किसका? कैथोड किरणों का नहीं होता है, ठीक है? जो रेडियो एक्टिव तत्व के दौरान नहीं होता है, इसका कैथोड किरणों का उत्सर्जन नहीं होता। बाकी सबको होता है, बीटा किरणों का भी होता है, गामा किरणों का भी होता है, अल्फा किरणों का भी होता है, कैथोड किरणों को छोड़कर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो करेक्ट इसका आंसर है कौन सा? डी। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि किस अंग में स्थित होती है भैया? किस अंग में स्थित होती है? नंबर ए मस्तिष्क में होती है। मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है इसे, ठीक है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, ठीक है? तो मास्टर ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। बहुत छोटी हड्डी होती है लेकिन मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि ये सारी ग्रंथियों पर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है अपना, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है, ठीक है? करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? तो वायुमंडल में सभी को पता है, वायुमंडल में वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.03 है। कितनी होती है? 0.03, 0.03, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो दूधिया कर देती है। चूने के पानी को दूधिया कौन सी गैस कर देती है? तो को कर दिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कर देती है भैया। कार्बन डाई ऑक्साइड कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अगर चूने का पानी रखा है और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में रखा है तो वो कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की जो खोज, क्या रे भाई, कितना हल्का सा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की खोज दो लोगों ने की थी। किसने की थी? एक प्रिस्टिले ने भी की थी और कार्ल सीले ने भी की थी, ठीक है? प्रिस्टिले और कार्ल सीले, ठीक है? कार्ल सीले ने, दोनों ने, कार्ल सीले और प्रिस्टिले ने दोनों ने की थी ऑक्सीजन की खोज। तो दोनों का ही नाम बता। अगर देखो प्रिस्टिले आता है तो प्रिस्टिले लगाएंगे, या काली कार्ल सीले आता है तो कार्ल सीले, लेकिन अगर दोनों आते हैं तो दोनों को ही लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य है? तो ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य है, ये तो हमें पता ही है साहब, सबको ही पता है। जब 120 किलोमीटर अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? नगण्य हो जाती है। क्या हो जाती है? 120 किलोमीटर ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। हमारे जो यहाँ से, पृथ्वी से लेकर के अगर ऊपर अंतरिक्ष में हम 120 किलोमीटर जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इसीलिए जब अंतरिक्ष में यात्री जाता है तो क्या ले जाता है? ऑक्सीजन सिलेंडर बांधकर ले जाता है, ठीक है? पता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? तो हमारे जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कितने भागों में बटा हुआ है भैया? 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भाग? 5 भागों में बटा हुआ है। 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में बटा हुआ है, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? तो सबसे गर्म परत की बात कर रहा है, तो सबसे गर्म परत की बात कर रहा है तो कौन है सबसे गर्म परत? थर्मोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे गर्म परत है, थर्मोस्फीयर जो होती है वो सबसे गर्म परत होती है, थर्मोस्फीयर, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? अरे भाई कितना हल्का सा क्वेश्चन आ गया, कितना हल्का सा क्वेश्चन आ गया। वायुमंडल में जो उपस्थित है सबसे
तो सबसे हल्की जो गैस होती है वो कौन-सी होती है भैया? ऑक्सीजन गैस होती है। सबसे हल्की गैस की बात कर रहा है भई, तो सबसे हल्की गैस कौन-सी होती है? ऑक्सीजन गैस होती है सबसे हल्की गैस, ठीक है? वायुमंडल में जो उपस्थित होती है सबसे हल्की गैस कौन-सी होती है? ऑक्सीजन होती है, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? तो दुनिया की सबसे गहरी जहरीली गैस अगर की बात करी जा, तो वो ऑप्शन नंबर बी आंसर है, जाइलाल ब्रोमाइड। कितने होता है? जाइलाल ब्रोमाइड। जी कौन सी गैस है? ये तो खैर मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, मतलब देखी नहीं है, पढ़ा तो है। जाइलाल ब्रोमाइड जो होती है, ब्रोमाइड तो हमने ब्रोमाइड तो सभी ने पढ़ा, ठीक है। जाइलाल ब्रोमाइड जो होती है वो दुनिया की सबसे जहरीली गैस मानी गई है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद मौजूद दुर्बल गैस कौन सी है? यानी कि सबसे दुर्बल गैस, सबसे कम गैस कौन सी है पृथ्वी की पपड़ी पर, यानी कि पृथ्वी पर पृथ्वी के परत पर, ठीक है। तो सबसे कम गैस अगर की बात करें हम, तो कौन सी है? आर्गन गैस। कौन सी है? आर्गन है जी, अक्रिय गैस होती है। आर्गन, नियोन, जिनोन, रेडन, ये किसी से क्रिया नहीं करती है। तो सबसे कम किसकी मात्रा? आर्गन गैस की मात्रा सबसे कम, ठीक है। सबसे कम किसकी मात्रा? ऑर्गन गैस की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? अगर तत्व की बात करें, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा तत्व पाया जाता है? वो है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। कौन सा तत्व रहता है? ऑप्शन नंबर बी आंसर इज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन-सी धातु मौजूद होती है? हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन-सी धातु मौजूद है? देखो धातु की बात करा, तो एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में कौन-सी? एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में कौन-सी होती है? एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होती है। देखो पृथ्वी सबसे अधिक मात्रा में धातु की बात करें, धातु की बात करें तो ऑक्सीजन, धातु की बात करें तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी में होती है, मौजूद होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अम्ल है? तो कौन सा एक जैविक अम्ल है? इन चारों में से कोई एक जैविक अम्ल है, तो कौन सा अम्ल होता है? कार्बनिक अम्ल नहीं होता है, नाइट्रिक अम्ल नहीं होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है, ऑक्सैलिक अम्ल ये होता है। तो सबसे एक जैविक अम्ल कौन सा था? ऑक्सैलिक अम्ल। क्या होता था? ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डी इज द करेक्ट आंसर। हमारे मुंह के पार्श्व भाग यानी कि पीछे भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो टॉन्सिल का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है रोगाणुओं को विनाश करना। जो रोगाणु होते हैं जो हमारे टॉन्सिल जो होता है पर जो रोगाणु प्रवेश करते हैं उनका क्या कर देता है? वो विनाश कर देता है। क्या कर देता है? विनाश कर देता है। रोगाणुओं का विनाश करना। तो टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगाणुओं का विनाश करना। टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगाणुओं का विनाश करना, रोगाणुओं का विनाश करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डी इज द करेक्ट आंसर। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? जब दो या दो से अधिक धातु अगर मिल रहे हैं तो उसके मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो उसके मिश्रण को कहा जाता है भैया रे मिश्र धातु। क्या कहा जाता है? मिश्र धातु। क्या कहा जाता है? मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को, ये बात ध्यान रखना, धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे कि नाम से ही पता चला, मिश्र धातु, यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? जो क्लोरीन के साथ मिलकर के ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है, तो वो होता है बुझा हुआ चूना। जो बुझा हुआ चूने को अगर क्लोरीन के साथ प्रभावित करें हम, तो क्या करेगा? बुझे हुए चूने का अगर क्लोरीन के साथ प्रभावित करें हम, तो क्या करेगा? ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो मुंह पे लगाने वाला जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका निर्माण कर देगा कौन? चूने से। यानी आप देख लो, तुम्हें चूने से मिलकर बना होता है भैया ब्लीचिंग पाउडर। लगाओ तो आराम से लगाना मुंह पे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? मतलब किसकी आयु का पता लगाने के लिए? भवनों की आयु का, जीवांश की आयु का, पत्थर की आयु का, शिशुओं की आयु का। तो इन चारों में से कौन किसकी आयु का भैया? जीवांश की आयु का। किसका आयु का? जीवांश की आयु। अगर कोई व्यक्ति जीवित था, जैसे हम हैं, अगर मर जाए, अगर 50 साल, 100 साल, 200 साल बाद अगर कोई पता करना चाहे कि ये कौन मरा या फिर उसकी आयु कितनी थी जो मरा है, तो वो कौन सी विधि थे? रेडियो कार्बन डेटिंग। एक कार्बन डेटिंग होती है, ठीक है, एक रेडियो कार्बन डेटिंग होती है। तो ये पुरानी चट्टानों का जो होता है उससे होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन-सा रंग बनेगा? बड़ा ईज़ी क्वेश्चन है। यदि लाल रंग और हरे रंग को मिला दिया जाए तो क्वेश्चन कौन-सा रंग बनता है? तो वो रंग बनता है भैया अरे! कौन-सा रंग बनता है? पीला। कौन-सा? पीला रंग बनता है भैया, पीला। कित कौन-सा रंग बनता है? यदि लाल और हरे रंग को मिला देंगे तो कौन-सा रंग बन जाएगा? पीला रंग बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंह पका रोग हो जाता है? किसके कारण? एक कीट के कारण, विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या फिर जीवाणु के कारण। इन 3 में से एक के कारण क्या हो जाता है? मुंह मुंह पका रोग हो जाता है, जिससे जानवर जल्दी मर जाते हैं। तो वो होता है हमारा विषाणु के कारण, वायरस के कारण। जो वायरस होता है, कभी-कभी डंगरों में भी वायरस फैल जाता है, ढोरों में भी वायरस फैल जाता है, तो उससे क्या होता है? मुंह पका रोग हो जाता है, खुरपका का रोग हो जाता है, ठीक है? तो उससे जानवरों को क्या हो जाता है? मर जाते हैं। तो वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, वायरस के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन-सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन-सी गैस भरी जाती है भैया? ट्यूबलाइट में कौन-सी गैस भरी जाती है? पारे का वाष्प और आर्गन। ये बात ध्यान रखना, पारे का वाष्प और आर्गन भरी जाती है ट्यूबलाइट में। ये 2 गैसें भरी जाती है, एक पारे का वाष्प भरा जाएगा और आर्गन भरा जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? आर्गन और पारे का वाष्प। ट्यूबलाइट में कौन-सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन नंबर बी, पारे का वाष्प और आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठोस की शुद्धता का निर्माण ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ठोस की जो शुद्धता है, अगर हम शुद्धता उसकी पहचाने तो किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है भैया रे? उसके गलनांक विद्युत से। वो कितने डिग्री पर गलता है, उसके गलनांक विद्युत के द्वारा ठोस की वो कितने बिंदु पर पिघल जाता है, उससे उसकी गुणता पहचानी जाती है, उसकी शुद्धता पहचानी जाती है। तो वो किसके द्वारा भैया? गलनांक विद्युत के द्वारा। किसके द्वारा? गलनांक विद्युत के द्वारा, ठीक है? ठोस की शुद्धता निर्धारण किसके द्वारा होती है? गलनांक बिंदु के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है भैया? समानांतर बल के नियम। किस सिद्धांत पर भैया? समानांतर बल के नियम। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है? समानांतर बल के नियम पर भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? समानांतर बल के नियम के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा? अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कक्षा 9 से आकर पढ़ा होगा, कक्षा ये 8 से पढ़ा होगा तुमने। किस धातु को? सोडियम को। किस भैया? सोडियम को। सोडियम को हम कैसे काट लेते हैं? चाकू से भी काट लेते हैं सोडियम को, ठीक है? सोडियम को कैसे काट लेते हैं? चाकू से। यानी किस धातु को आसानी से काटा जाता है? चाकू से। सोडियम को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूलैंड एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद हैं? समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद हैं? अगर उनकी बात करें, उनके अनुसार अगर मौजूद हैं तो वो बोल रहे हैं 56। कितने हैं भैया? 56 तत्व न्यूलैंड के अनुसार। केवल न्यूलैंड के अनुसार की बात कर रहा है, और किसी वैज्ञानिक के नहीं। न्यूलैंड अगर वैज्ञानिक के अनुसार बात करेगा तो 56 तत्व मौजूद हैं, ओनली 56, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसमें स्थित ऊर्जा होती है? स्थित ऊर्जा किसमें होती है? बांध के पानी में होती है, उड़ते हुए वायुयान में होती है, गिरता हुआ नारियल में होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से एक में से होती है। किसमें होती है? बांध के पानी में। देखो भैया, बांध के पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थित ऊर्जा होती है, ठीक है? घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थित ऊर्जा होती है, ठीक है? तो इसीलिए निम्नलिखित में से किसमें स्थित ऊर्जा होती है? बांध के पानी में स्थित ऊर्जा जहाँ होगी, देखो भैया, बांध की दीवारें कैसी बनाई जाती है? नीचे से चौड़ी तथा ऊपर से पतली बनाई जाती है, क्योंकि उसका जो भार होता है वो नीचे ज्यादा होता है, उसका जो दाब होता है वो नीचे ज्यादा होता है, ऊपर कम हो जाता है। तो इसीलिए बांध की दीवारें कितनी कैसी बनाई जाती है? नीचे से चौड़ी बनाई जाती है, ऊपर से पतली। तो निम्नलिखित में से किसमें स्थित ऊर्जा होती है? बांध के पानी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, जी का मान ज्ञात किया था? किसने किया था भैया? जी का मान जो ज्ञात किया था वो किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है? हेनरी केडविस ने किया था भैया। हेनरी केडविस ने किया था। हेनरी केडविस ने किया था जी का मान। आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बहुत जरूर बताना। और आपको किसी भी तरीके की अगर वीडियो चाहिए साइंस में, पढ़ाई से रिलेटेड, साइंस में या फिर फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या फिर किसी भी चीज़ में चाहिए आपको, हिस्ट्री में या फिर कॉन्स्टिट्यूशंस में यानी कि संविधान में, और ज्योग्राफी में, किसी में भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं उसी तरीके की वीडियो आपको ला दूंगा, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे आपको एग्जाम में
किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे इसमें से, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। और आपको ही नहीं, आपके दोस्तों को भी आप अब ये वीडियो शेयर करिए और उनको भी बताइए कि इस तरीके से इसमें पढ़िएगा। आपको अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छी चीज़ देंगे, अच्छा कंटेंट देंगे, लेकर के मैथ से लेकर के साइंस, हिंदी, इंग्लिश सारा कुछ कंटेंट अच्छा मिलेगा। ठीक है? आप हमारे चैनल पे बस बने रहिए, बेल आइकन का बटन बता दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है? वीडियो पर बने रहने के लिए।